हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है वैभव। आज की क्लास में हम एक माइनर एक्ट उठाएंगे जिसका नाम है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013। ये आरजीएस 2024 में पूछा जाएगा और आपके प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक माइनर एक्ट है, क्योंकि प्रीलिम्स में इसमें 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं लिखने के लिए। तो आज की क्लास में हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका प्रीलिम्स भी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा और मेंस भी कैसे लिखना है या कितना लिखना है वो भी हम इस क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो सेक्शन ये जो माइनर एक्ट है इसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर्स हैं इसमें टोटल 8। ठीक, और टोटल सेक्शन है इसमें 30। ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए कि टोटल चैप्टर है 8 और टोटल सेक्शन है इसमें 30। ठीक, अब एक और बेसिक इंफॉर्मेशन कभी कभी फ्री में पूछ लेते हैं, एक्ट नंबर क्या है। तो इसका एक्ट नंबर है 14 ऑफ 2013। फिर अब ये जो लिखा है ना इतना बड़ा, ये इस एक्ट का एक प्रियम्बल है। ठीक, अब प्रियम्बल में क्या लिखा है ये आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि इसको इस एक्ट को लाने के पीछे मंशा क्या थी, इंटेंशन क्या थी और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये आपके प्रियम्बल में लिखा हुआ है। ठीक, इसमें लिखा है एक्ट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि जो वुमेन अपने वर्क प्लेस पे काम करती है उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है, प्रोटेक्ट करना। दूसरा, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करना कैसे कि ये ऑफेंस आगे घटित ही ना हो, ऐसी नौबत ही ना है। ठीक, ये दूसरा ऑब्जेक्ट। एंड तीसरा, रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट। अगर उस वुमेन ने कंप्लेंट फाइल कर दी कि मेरे को सेक्सुअल हैरेस हुआ है, उस कंप्लेंट को जल्दी से जल्दी खत्म करना, रिड्रेस करना। ठीक, ये इसके हो गए 3 ऑब्जेक्टिव इस एक्ट के। पहला प्रोटेक्शन, तीसरा प्रिवेंशन एंड थर्ड सेकंड अपना हो गया रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। अब इसके पीछे रीजन, मतलब ये एक्ट आया क्यों, ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, तो यहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन से डील करेंगे। क्या लिखा है, वेयर एज सेक्सुअल हैरेसमेंट रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। भाई अगर किसी स्त्री के साथ आप सेक्सुअली हैरेस कर रहे हो तो उस स्त्री का, उस महिला का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। ठीक, किस किस आर्टिकल में, आर्टिकल 14 में हो रहा है। कैसे हो रहा है, उसका जो इक्वालिटी का राइट है कि भाई मैन को भी उतनी ही हम तजव्वुद देंगे जितने की हम स्त्री को दे रहे हैं, यानी कि इक्वालिटी का राइट वायलेट हो रहा है। फिर 15 का आर्टिकल 15 वायलेट हो रहा है। फिर हर राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि आप राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी, आप जो जियोगे, आपको जो जीने का अधिकार है वो एक डिग्निटी के साथ है। ठीक है, स्वाभिमान के साथ आप जी सकते हो। तो किन किन आर्टिकल का वॉयलेशन हो रहा है अगर हम किसी स्त्री के साथ सेक्सुअली हैरेस करते हैं, तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21। एक और आर्टिकल है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस विच इंक्लूड्स राइट टू सेफ एनवायरमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि ये बात करता है आर्टिकल नंबर 19 की। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 आर्टिकल वॉयलेट होते हैं अगर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। कैसे होएगा, आर्टिकल 14 में वॉयलेशन, फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है इक्वालिटी का। आर्टिकल 15 का कि डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक, आर्टिकल 19 का कि उसका राइट है अपना प्रोफेशन कैरी कर सके और पीसफुल एनवायरनमेंट में काम कर सके। बट अगर आप सेक्सुअली हैरेस कर रहे हो तब कैसी पीस रह जाएगी उस प्लेस पर, तो 19 आर्टिकल 19 का वॉयलेशन हो रहा है। और लास्ट आर्टिकल 21 कि आपको जीने का तो अधिकार है, बट वो कैसा अधिकार है, वो डिग्निफाइड है कि आप अपने स्वाभिमान से जिए। बट अगर आप सेक्सुअली हैरेस हो रहे हो तो कैसा आपका स्वाभिमान में रह जाएगा उस वर्किंग प्लेस पे। तो 4 आर्टिकल्स आपके वॉयलेट हो रहे हैं अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इंसिडेंट हो रहा है। फिर लास्ट में लिखा है इसका जो प्रियम्बल है, वेयर एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड द राइट टू वर्क विद डिग्निटी आर यूनिवर्सली। ठीक, यानी कि ये इंटरनेशनली भी एक हमारी जो कन्वेंशंस होती हैं उसके अंडर में भी इस बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स बाय इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ठीक, यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस में भी ये लिखा है कि वुमेन को सेक्सुअली हैरेसमेंट होने से हमें रोकना है। तो आपने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए कि क्या ऑब्जेक्टिव थे, 3 ऑब्जेक्टिव थे, और आपने इसके पीछे रीजनिंग भी पढ़ ली कि क्या रीजन था इस एक्ट को लाया गया है।
कि हमारा आर्टिकल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स वो भी वॉयलेट हो रहे हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशंस में भी इसके बारे में बात करी गई है और इस वजह से हमें सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला एक्ट लेकर आना पड़ा। ठीक, तो प्रियम्बल में अगर मेंस में आपसे पूछ लें इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट का और ये एक्ट आया क्यों, तो ये आप प्रियम्बल में लिख सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 1 बात करते हैं हम, जो कि बात करता है प्रिलिमिनरी की, और इसमें सेक्शंस हैं आपके सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 3 तक। ठीक, तो सेक्शन नंबर 1 बात करता है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट, तो इसको बोला जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, यानी कि ये वाला एक्ट ना पूरे भारत पे लागू होता है। ठीक, थर्ड, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट, यानी कि यहाँ पे एनफोर्समेंट डेट के बारे में बात करी गई है और इसकी एनफोर्समेंट डेट क्या है, 9 दिसंबर 2013। ठीक, 9 दिसंबर 2013 इसकी एनफोर्समेंट डेट है और ये डेट पूछी जा सकती है। सेकंड हमारा जो सेक्शन है ये बात करता है डेफिनेशन क्लॉज का। अब डेफिनेशन क्लॉज में ना हमें सारे डेफिनेशन क्लॉज नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है तो स्मार्टली पढ़ना है, गधा मजदूरी नहीं करनी कि सारे सेक्शंस पढ़ेंगे या सारे डेफिनेशंस हम याद करेंगे, नहीं, हमें स्मार्टली वर्क करना है। तो जो जो मैं बताऊंगा आप सिर्फ उतना कर लेना, आपके प्रीलिम्स के लिए काफी सफिशिएंट है वो। ठीक, पहला यानी सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज ए जो कि बात करता है एग्रीव्ड वुमेन। अब एग्रीव्ड वुमेन कौन होगी, वही होगी जिसके खिलाफ या जिसके अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, वो एक इंसिडेंट हुआ है। ठीक, तो इसमें लिखा है ऑप्शन नंबर 1, इन रिलेशन टू वर्कप्लेस अ वुमेन ऑफ एनी एज वेदर एम्प्लॉयड और नॉट who alleged to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent। ठीक, पहले तो ये समझिए रेस्पोंडेंट कौन होगा। लेट्स सपोज मैंने वर्क प्लेस पे किसी महिला को छेड़ दिया, सेक्सुअली हैरेस कर दिया, तो वो जो महिला है वो तो होएगी एग्रीव्ड वुमेन और मैंने छेड़ा है तो मैं बन गया रेस्पोंडेंट। ठीक, इतना तो आपको समझ में पहले पता होगा। अब यहां पे लिखा है इन रिलेशन टू वर्कप्लेस, यानी कि एग्रीव्ड वुमेन की अगर हम बात करें जहां पे वो काम करती है, ठीक, तो जहां पे वो काम कर रही है उस जगह पे हम एग्रीव्ड वुमेन किसको मानेंगे, हम उस वुमेन को मानेंगे जिसके साथ हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है। ठीक, चाहे वो वुमेन उस जगह पे काम करती हो या ना करती हो। देखो काम कैसे करेगी, सपोज करो प्राइवेट कंपनी में कोई वुमेन काम कर रही है तो वो तो हो गई एम्प्लॉयड, है ना, काम करी जब भी तो एम्प्लॉयड है। और सपोज करो उसको टिफिन देने कोई वुमेन ही आती है, कोई महिला ही आती है उसको लंच का टिफिन देने, तो वो वहां पे काम थोड़ी कर रही है, नहीं। बट सपोज करो वो खाना देने है, उसको उसको साथ भी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, ताने कसे जा रहे हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे लिखा गया वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, चाहे आप वहां पे काम करते हो या नहीं करते हो, अगर आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है उस जगह पे जहां पे आप काम कर रहे हो तो माना जाएगा आप एक एग्रीव्ड वुमेन हो। राइट, सेकंड, इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस। ड्वेलिंग प्लेस और हाउस मतलब कि जहां पे आप घर किसी घर में रहते हो या जहां पे लोग बाग अक्सर रहते हैं, तो उस जगह को अगर हम कंसीडर करें तो एग्रीव्ड वुमेन किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखा वुमेन ऑफ एनी एज हु इज एम्प्लॉयड इन सच ड्वेलिंग और हाउस। एम्प्लॉयड जैसे कि ये मान लो आप घर में, सबके घर में काम करने वाली आती हैं, ठीक, तो अगर आप घर में हाउस में वो जो आती है आपका घर का साफ सफाई करना, बर्तन मांजना, उसके साथ अगर आप सेक्सुअली हैरेसमेंट कर रहे हो, ठीक, तो वो भी आप इस कैटेगरी में जिस वुमेन के अगेंस्ट जो है उसको हम एग्रीड वुमेन मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ना दो कैटेगरी में डिवाइड किया है एग्रीड वुमेन को। पहला कैटेगरी है वर्क प्लेस जहां पे आप काम करते हो और दूसरी कैटेगरी कि घर में या ऐसी जगह पे जहां पे लोग मोस्टली रहते हैं। तो दोनों कैटेगरी में हम एग्रीड वुमेन किसे मानेंगे, ये हमारा क्लॉज ए बताता है और काफी इंपॉर्टेंट है। बी में है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये ज्यादा हमें डिटेलिंग में नहीं जाना, आप सिर्फ ये याद रखिएगा अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट अगर वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स या उनके एडिंग मदद से चल रहा है तो उसको हम अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी और स्टेट गवर्नमेंट की कंडीशन में वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं।
सी चेयरपर्सन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ई इंपॉर्टेंट है। देखिए जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूँ ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब नहीं है आप स्किप कर दो। एक बार नजरों से जरा गो थ्रू कर लेना कि किस में क्या बोला गया। 1% अगर आ गया तो ऐसा ना हो कि बाद में आप मुझे एग्जाम के ड्यूरेशन में मुझे गाली दे रहे हो कि सर ने तो बोल दिया था आएगा नहीं और आ गया। तो इसलिए एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना पूरे एक्ट को, पर ज्यादा फोकस उस पर करना जिस पे मैं बोल रहा हूँ। ठीक। ई बोलता है डोमेस्टिक वर्कर। अब डोमेस्टिक वर्कर कौन होते हैं? मीन्स अ वुमेन हु इज एम्प्लॉयड टू डू हाउस होल्ड वर्क इन एनी हाउस होल्ड फॉर रिम्यूनरेशन वेदर इन कैश और काइंड ईदर डायरेक्टली और थ्रू एनी एजेंसी ऑन टेम्पररी परमानेंट पार्ट टाइम फुल टाइम बेसिस। देखो डोमेस्टिक वर्कर वही उन्हीं हम उनको बोलेंगे, उन लड़कियों को महिलाओं को बोलेंगे जो आपके घर पर आते हैं काम करने के लिए। ठीक। किस इंटेंशन से वो घर पे क्यों आ रहे हैं काम करने के लिए? जिससे कि आप उनको पैसे दो। पैसे कैसे दे सकते हो? कैश में भी दे सकते हो या किसी काइंड के थ्रू, कि आपने चलो चेक में दे दिया, या ये कहते थे एक महीने का खाना पीने का हम पे पैसा तो है नहीं पर खाना पीना तो यहाँ कर अपना खा ले। ठीक। या तो कैश में या किसी काइंड में, डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी। या तो डायरेक्टली कैसे कि आपके घर पे खुद आ गए कि साहब मुझे काम की जरूरत है या मैडम मुझे काम की जरूरत है रख लो, डायरेक्टली। या किसी एजेंसी के थ्रू आपके घर पर आई टेम्पररी बेसिस पर, या परमानेंट या पार्ट टाइम या फुल टाइम बेसिस पर। ये ड्यूरेशन होगा कि 2 महीने के लिए मेरे घर पे काम के लिए रख लो या 5 महीने के लिए। ठीक। बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एम्प्लॉय। तो डोमेस्टिक वर्कर में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये पूछ सकते हैं कि डोमेस्टिक वर्कर में जो आपको घर पे रख रहे हैं, जो आपको सैलरी दे रहे हैं कि आप हमारे घर की साफ सफाई करो, इन रिटर्न हम आपको पैसे देंगे, क्या उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर? पहले तो ये जानिए एम्प्लॉयर किसे बोलते हैं। अगर मेरा घर है और मेरे घर पे कोई साफ सफाई करने आया है तो मैं, मेरे घर की तो साफ सफाई हो गई, पैसे कौन देगा? मैं। तो मैं हुआ एम्प्लॉयर, और वो जो काम कर रही है वो हुई एम्प्लॉय। याद रखिएगा, जो काम कर रही है वो है एम्प्लॉय, लास्ट में डबल ई, और जो पैसे दे रहा है जिसका बेनिफिट हो रहा है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, लास्ट में है ई आर। ठीक। तो यहां पे यही लिखा है कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, ये जो एम्प्लॉयर है उसकी फैमिली का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एम्प्लॉय, यानी फैमिली, जो एम्प्लॉयर का जो फैमिली है, अगर उसके घर में 4 लोग हैं तो वो लोग इन डोमेस्टिक वर्कर नहीं है, उसके अलावा जो काम करेंगे हम उसको डोमेस्टिक वर्कर मानेंगे। एफ में है एम्प्लॉय। ठीक। अभी मैंने बात बताई थी आपकी, जो काम करता है जिसको पैसे मिलते हैं अपनी सर्विसेज देने के, उसको बोलते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मीन्स पर्सन एम्प्लॉयड एट अ वर्क प्लेस फॉर अ वर्क और रेगुलर टेम्पररी एडहॉक बेसिस। देखो रेगुलर वही कि आप, हाँ आपकी परमानेंट जॉब लग गई, टेम्पररी कि भाई 2 महीने की जॉब लगी, एडहॉक भी आपकी टेम्पररी बेसिस पे होती है और डेली बेसिस पे कि आपको दिन के पैसे मिलेंगे। ठीक। तो एम्प्लॉय कौन हुआ? पर्सन एम्प्लॉयड एट वर्क प्लेस फॉर एनी वर्क, इधर डायरेक्टली, ये भी मतलब या तो डायरेक्टली आए या किसी एजेंट के थ्रू आए। ठीक। इंक्लूडिंग ए कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। देखिए अभी जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है ना, ये आप ऐसे मान सकते हो बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी का जो मालिक है, अब उसको ये तो पता नहीं है कि मेरे अंडर कितने काम करते हैं। ऐसा भी हो सकता है ना कि लेट सपोज ए मालिक है, ओनर है किसी कंपनी का, और इसने ना बहुत सारे लोग रख रखे हैं, लेट सपोज बी भी है, सी भी है और डी भी है और ई भी। तो इन्होंने, इसने ए ने बोल रखा है बी सी डी ई को कि आप जो भी सूटेबल कैंडिडेट है उसको हायर करो मेरी कंपनी में और उसको उससे काम लो और सैलरी दो। अब ये किन किन को हायर कर रहे हैं ये बात इसको थोड़ी पता है, ज्यादा केसेस में नहीं पता होगी, कुछ फ्यू एक्सेप्शंस होंगे जिसमें पता होगा। ठीक। तो यहां पे यही लिखा है, कहां गया, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में जो काम कर रहा है, जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉय को पता हो। ठीक। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो एम्प्लॉय है क्या ये विद और विदाउट द नॉलेज होगा? तो ये दोनों कंडीशन में हो सकता है, विद भी हो सकता है विदाउट भी नॉलेज। ठीक। फिर आते हैं क्लॉज जी पर, जो कि बात करता है एम्प्लॉयर की। अब यहां पे ना 4 कंडीशंस दे रखी है एम्प्लॉयर को कि हम किन 4 कंडीशंस में एम्प्लॉयर मानेंगे। पहली कंडीशन दी है इन रिलेशन टू डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट एंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रांच, जो मतलब बड़ी कंपनीज होती हैं, ऑफिस होते हैं, ब्रांच होती हैं, यानी आप बोल सकते हो प्राइवेट सेक्टर। ठीक।
उस कंडीशन में हम एम्प्लॉयर मानेंगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा हम उसको मानेंगे एम्प्लॉयर, राइट। सेकंड, इन एनी वर्क प्लेस नॉट कवर्ड अंडर सब क्लॉज 1, यानी कि इसके अलावा जो कोई जगह बच गई जो इसमें कवर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम एम्प्लॉयर उसको मानेंगे, उस पर्सन को मानेंगे जो रेस्पॉन्सिबल है उस कंपनी के मैनेजमेंट की देख रेख करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कि जो काम है वो अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, वहां पे एनवायरनमेंट कैसा है, मैनेज करने का काम। तो जिस इंसान के पास ये ड्यूटी है फिर हम उस इंसान को मान लेंगे कि वो हमारा एम्प्लॉयर है, ठीक। थर्ड कंडीशन है इन रिलेशन टू वर्क प्लेस कवर्ड अंडर सब क्लॉजेज 1 एंड 2, यानी कि थर्ड में बोला गया कि फर्स्ट कंडीशन जो थी और सेकंड कंडीशन जो थी उन दोनों को अगर हम कंसीडर करें तो एम्प्लॉयर होगा हमारा पर्सन डिस्चार्जिंग कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस इन विद रिस्पेक्ट टू हिज और हर एम्प्लॉयज, यानी कि वो पर्सन जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस डिस्चार्ज करा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ए जो ओनर है उसने बी सी डी इनको हायर कर रखा है कि आप अपने अंडर में अच्छे अच्छे मेधावी कैंडिडेट्स को रखो जो मेरे कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाए, ठीक। तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस तो ये फुलफिल कर रहे हैं ना, अगर मुझे हायर किया बी ने तो मुझे क्या पता ए कौन है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मेरा किसके साथ है, बी के साथ, तो उस कंडीशन में बी भी क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयर हो जाएगा, राइट। लास्ट, इन रिलेशन टू ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, यानी कि वही कि आप किसी घर में या ऐसी जगह जहां लोग ज्यादातर रहते हो, उस कंडीशन में एम्प्लॉयर किसको मानेंगे, तो यहां पे लिखा है पर्सन और हाउस होल्ड हु एम्प्लॉयज और बेनिफिट, यानी कि जो आपको काम दे रहा है वो एम्प्लॉयर हो जाएगा। जैसे मेरे घर में कोई आया काम करने, तो मैंने कहा ठीक है आप 2 महीने के लिए मुझे जरूरत है, आप 2 महीने मेरा काम घर का काम कीजिए, तो उस कंडीशन में काम दे रहा हूं ना, एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं, तो मैं हो जाऊंगा एम्प्लॉयर, ठीक। दूसरी, वो पर्सन जो बेनिफिट ले रहा है उस कंडीशन, सपोज करो मेरी मदर है, ठीक, वो बीमार है और उनको ना मालिश करने की जरूरत है, तो मैंने एक हायर किया पर्सन और मैंने अपनी मदर से मिलवा दिया कि आप दोनों देख लो जो आपको सुटेबल है, तो उस कंडीशन में बेनिफिट कौन ले रहा है, मेरी मदर, तो मेरी मदर हो गई उस कंडीशन में एम्प्लॉयर, ठीक। पहली कंडीशन में कौन था, मैं, क्योंकि मैं काम दे रहा था। दूसरी कंडीशन में जो बेनिफिट ले रहा है, आपकी सर्विस से जो बेनिफिट लेगा वो हो जाएगा एम्प्लॉयर। तो ये 4 कंडीशंस दे रखी है एम्प्लॉयर की, इसको याद करना जरूरी है, ठीक। ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती है और मेंस में भी राजस्थान में पूछी जा सकती है। राजस्थान में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको इससे बाहर कुछ लिखना ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, इंटरनल कमेटी, ये आप गो थ्रू कर लेना, लोकल कमेटी, मेंबर, प्रिस्क्राइब्ड, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट, आपसे प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कौन से सेक्शन में रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन दी गई है, तो सेक्शन है हमारा 2 और क्लॉज है हमारा M, ठीक है। इसके बाद हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं, हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन कहां दी है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज N, ठीक। अब ये तो हमारा हो गया प्रीलिम्स का क्वेश्चन कि पूछ लिया कहां पर डिफाइंड है, 2N में डिफाइंड है। अब मेंस में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, मेंस में पूछ लेंगे डिफाइन करिए सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन करिए, और कितने मार्क्स में, 4 मार्क्स में पूछ लिया। तो अब जो ये क्लास नहीं देख रहा वो ज्यादातर क्या करेगा, वो क्वेश्चन अपना आंसर लिखेगा 2N के अकॉर्डिंग, जो 2N में लिखा है वो सिर्फ उतना लिखेगा और खुश हो जाएगा कि भाई मैंने तो पूरा करेक्ट आंसर कर दिया, मेरे को 4 में से 4 मिलेंगे। बट जो ये वीडियो देख रहा है वो सेक्शन 2N के साथ साथ सेक्शन नंबर 3 क्लॉज 2 को भी मेंशन करेगा, समझ रहे हो। जो आपका एक क्वेश्चन है ना, जो आपकी क्लास है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में आपको अगर पूछ लिया मेंस में लिखने के लिए, तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज N और सेक्शन 3 क्लॉज 2 दोनों मेंशन करना पड़ेगा। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, दे तो सिर्फ 2N में रखा है ना। देखो 2N में सेक्सुअल हैरेसमेंट डिफाइन किया है, ठीक। अगर हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 2, तो सेक्शन नंबर 3, तो सेक्शन नंबर 3 के क्लॉज 2 में क्या लिखा है, द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस अमंग अदर सर्कमस्टेंसेस। ये जो अदर सर्कमस्टेंसेस है ना, ये बात करता है अपना
सेक्शन 2 क्लॉज एन की, यानी सेक्शन 2 क्लॉज एन के अलावा अदर ये जितने फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस है हम उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट मानेंगे। तो जब 3 क्लॉज 2 खुद ही बोल रहा है तो क्या आप उसको मेंशन नहीं करोगे? भाई एग्जामिनर भी तो सोचेगा ना कि इसको ये प्रोविजंस लिंक कर रहा है, इसको 2N भी पता है, उसके साथ साथ इसको सेक्शन 3 क्लॉज 2 भी पता है। ठीक, तो पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं सेक्शन 2 क्लॉज एन में क्या लिखा है। Sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन नेमली, यानी कि चाहे इनमें से कोई एक एक्ट करो या एक से ज्यादा एक्ट करो, अगर इन पांचों में से आपने कोई भी एक या एक से ज्यादा एक्ट कर दिया तो वो आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आ जाओगे कि आपने सेक्सुअल हैरेस किया है। पहला, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, आप अगर किसी महिला को फिजिकली टच कर रहे हो उसकी परमिशन के बिना, उसके खिलाफ जाकर, तो आप सेक्सुअल हैरेस कर रहे हो। सेकंड, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, आप उससे सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हो कि यार चलो बाहर चलते हैं घूमने, या ठीक है इस हिसाब से। थर्ड, मेकिंग सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स, आप उस पर टोंट कस रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो सेक्सुअली, ठीक, तो वो भी आपकी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आ जाएगा। फोर्थ, शोइंग पोर्नोग्राफी, आप उसको पोर्नोग्राफी शो कर रहे हो उसके विल के अगेंस्ट, उसकी कंसेंट के अगेंस्ट, ठीक। फिफ्थ, एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट। यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ये काफी इसका स्कोप वाइड कर देता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अदर अनवेलकम, तो जितने भी अनवेलकम्ड हैं फिजिकल एक्ट हो, चाहे आपका या आप बोल के कर रहे हो या आप बिना बोले कर रहे हो, ठीक, जो कि महिला को अच्छा नहीं लग रहा, उसकी सेक्सुअली कंटेंट, वो सोच रही है कि वो आप सेक्सुअली एक रिमार्क पास कर रहे हो अनवेलकम, तो आप एक सेक्सुअली हैरेसमेंट की डेफिनेशन में आ जाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अब एक बार देख लेते हैं सेक्शन नंबर 3 का क्लॉज 2 क्या बोलता है। पहले क्लॉज 1 पढ़ लेते हैं, फिर हमारा सेक्शन 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 3 में लिखा है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, की जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा हम उससे आपको कैसे प्रिवेंट करेंगे, या आपका कोई राइट है नहीं, ये सेक्शन 3 बताता है। तो क्लॉज 1 में लिखा है नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड, तो क्या लिखा है, नो वुमेन शैल बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट एनी वर्क प्लेस, किसी भी जगह पर जहां पे वो काम करती है उसको सेक्सुअली हैरेस नहीं किया जाएगा, शैल नॉट बी सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, ठीक है। सेकंड क्लॉज अपना बोलता है द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज एन के अलावा हम इन 5 कैटेगरियों को भी सेक्सुअल हैरेसमेंट मानेंगे। पहला, इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा इंप्लाइड क्या होता है और एक्सप्रेस क्या होता है। यानी एक्सप्रेस तो वही बोल दिया, इंप्लाइड आप बोल नहीं रहे हो बट आपका कंडक्ट शो कर रहा है, तो वो हो गया इंप्लाइड और एक्सप्रेस बोलकर, ठीक। तो अगर आप इंप्लाइडली या एक्सप्रेसली प्रॉमिस कर रहे हो, कैसा प्रॉमिस, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का इन हर एम्प्लॉयमेंट, लेट सपोज जो बॉस है वो उसको कह रहा है कि ऐसा है, आप ना मेरा जो प्रॉमिस है, आपसे जो मैं प्रॉमिस मांग रहा हूं, अगर आपने वो फुलफिल कर दिया तो मैं आपकी रैंक ना, या आपकी पोस्ट जो है उससे ऊंची वाली पोस्ट आपको दे दूंगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा बाकी लोगों के अलावा, तो हम इसको भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में मानेंगे। दूसरा, इंप्लाइड और एक्सप्रेस थ्रेट, आप या तो बोलकर या आपका कंडक्ट एक ऐसा कंडक्ट है जिससे कि आप धमकी, वो लग रहा है कि आप धमकी देना चाह रहे हो, कैसी धमकी, टू थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आपका काम है उसमें मैं आपको ऐसा धमकी दे रहा हूं कि जो आपका ना, आपको ये डर लगेगा कि मेरी जो मुझे ना कुछ नुकसान होने वाला है, थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, कि मैं अगर ऑफिस में कंटिन्यू रहूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है, चाहे वो फिजिकली हो मेंटली हो, ठीक, तो उसको भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट मानेंगे। थर्ड, इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आप फिर से धमकी दे रहे हो कि अच्छा तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो मैं देखता हूं तू इस कंपनी में अच्छे से काम कैसे करेगी, और अच्छा तू जॉब छोड़ के जा रही है, तूने मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं देखूंगा जिस कंपनी में तू जा रही है वो उस कंपनी में तेरा पहली बात तो जॉब नहीं लगेगी, और अगर लग गई तो तू वहां कैसे सर्वाइव करेगी मैं अच्छे से तुझको बता दूंगा। तो अगर ऐसी थ्रेट हुई तो उसको भी हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंडीशन में मानेंगे। फोर्थ, इंटरफेरेंस विद हर वर्क, कि आप उसके काम में ना बार बार इंटरफेयर कर रहे हो, इंटरफेयर की जरूरत ही नहीं थी बट बार बार आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो वो भी आपका सेक्सुअल हैरेसमेंट में आएगा।
क्रिएटिंग एन इंटिमिडेटिंग ऑफेंसिव होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट, जिस कंपनी वो काम कर रही है उस कंपनी का अपने ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया उससे ना उसको डर लगने लगा है कि अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ऐसा भी कुछ इंटिमिडेटिंग कि डराने वाला, उसको धमकाने वाला या ऑफेंसिव या होस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो तो भी आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में आ रहे हो। लास्ट, ह्यूमिलेटिंग ट्रीटमेंट, आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो। जैसे कि ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग हो रही है, आप उसने आपका प्रपोजल या कुछ आपने जो सेक्सुअल फेवर मांगा होगा उसने मना करा होगा, तो आप उससे भरे बैठो कि अच्छा मेरे मेरे को कैसे मना कर दिया, मैं तो बॉस हूँ। तो अगर आप भरी मीटिंग में उसको डरा डरा रहे हो या उसको धमका रहे हो कि तुमको इतना भी नहीं पता कहाँ से उठकर आई हो, ये सब ह्यूमिलेट करना, उसके कैरेक्टर को ह्यूमिलेट करना, तो भी आप सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में आ जाओगे। तो कितने पॉइंट्स हो गए? टोटल हो गए 10 पॉइंट्स। पांच थे हमारे सेक्शन 2N में और बाकी के 5 हो गए हमारे सेक्शन 3N। ठीक, अब ऊपर जाते हैं। 2N हमारा हो गया। ओ में है वर्क प्लेस, कि हम वर्क प्लेस किस किस को मानेंगे। तो यहाँ पे वही है, एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, ये सिंपल वही जो कंपनीज होती हैं उसको। एनी प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट वेंचर्स, अंडरटेकिंग, या आप पढ़ लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। थर्ड, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, हम इसको भी वर्क प्लेस मानेंगे। ठीक। फोर्थ, एनी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉम्पिटिशन, गेम्स वेंचर, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट को भी हम वर्क प्लेस मानेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली ये प्राइवेट सेक्टर में ही ऑफेंस कहीं भी हो सकता है, ये कहीं पे भी हो सकता है। और किस प्लेस पे होगा, ये 6 कंडीशंस हैं। ठीक। नेक्स्ट है, एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉय अराइजिंग आउट ऑफ और ड्यूरिंग द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग। देखो, ये जो 5th पॉइंट है ना, ये उस कंडीशन के बारे में बात करता है कि जो महिला थी वो किसी कंपनी में काम कर रही है। अब उसको ना एक दिन बोला कि आप ना शिमला में सपोज करो काम करिए, कि आप ना दिल्ली जाओ, वहां पे जो हमारा दूसरा ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वहां पे कुछ काम है। अब अगर वो हेडक्वार्टर में गई, वहां पे उसके साथ कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, तो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की श्रेणी में वो आएगी। ठीक। क्योंकि वो क्यों आएगी? क्योंकि वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, भाई हेडक्वार्टर गई तो वो अपने प्राइवेट इंटरेस्ट तो गई नहीं थी, कंपनी का काम था, तो कंपनी के काम के लिए वो हेडक्वार्टर गई, अगर उसके साथ वहां पे कुछ हुआ तो सेक्सुअल हैरेसमेंट माना जाएगा। एंड 6th, ड्वेलिंग प्लेस और हाउस, अगर घर में या ड्वेलिंग प्लेस में भी हो रहा है तो हम उसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट मानते हैं। पी आप देख लेना, सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बात करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमने सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3 अच्छे से कर लिया है। इट मींस हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 1 में से प्रीलिम्स, मेंस कुछ भी आ जाए इससे बाहर नहीं आएगा, और आप प्रिपेयर हो चुके हो दोनों एग्जाम, दोनों ही स्टेजेस को अच्छे से करने के लिए। चैप्टर 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। अभी तक तो मैंने ये बताया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, वर्क प्लेस क्या होता है, डेफिनेशंस, ये सब। अब अगर किसी महिला के साथ सच में सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, तो अब क्या होगा? वो अपनी कंप्लेंट कहां करेगी? तो कंप्लेंट करेगी वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि जिस कंपनी में वो काम कर रही है उस कंपनी में ना एक इंटरनल कमेटी बनती है। तो यहाँ पे सेक्शन नंबर 4 उसी बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। अब ये कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा? तो यहाँ पे लिखा है क्लॉज 1 में, एवरी एम्प्लॉयर ऑफ द वर्क प्लेस, यानी कि अगर मैं काम करने गया तो जो मेरा बॉस है, जो मेरा एम्प्लॉयर है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठित करेगा। ड्यूटी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? शैल। ठीक है। तो जितने भी आप कंपनी में एम्प्लॉयर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को गठित करेगा। प्रोवाइडेड, क्या लिखा है प्रोवाइडेड में? provided that where offices and administrative units of the workplace are located at different places or divisional or sub-divisional level, the internal committee shall be constituted at all administrative units or offices. अब ऐसा हो सकता है ना कि एक कंपनी है, लेट्स सपोज XYZ नाम की कंपनी है, तो उसके अलग अलग जगह पे ऑफिसेज हो सकते हैं, कोई नोएडा में, दिल्ली में, गुड़गांव में, है ना। तो वहां पे जितने ऑफिसेज हैं, हर ऑफिसेज में इंटरनल कमिटी गठित होगी, ये प्रोवाइडेड में लिखा गया है। सेकंड बोलता है द इंटरनल कमिटी शैल कंसिस्ट फॉलोइंग मेंबर्स। अब ये ना फॉलोइंग मेंबर्स हैं जो इंटरनल कमिटी के मेंबर्स होंगे। पहले इनको नॉमिनेट कौन करेगा? तो नॉमिनेट करेगा एम्प्लॉयर, यानी जिसने वो कमेटी गठित करी है उसी का राइट है कि वो नॉमिनेट भी करे कि इस कमेटी के मेंबर्स ये हैं। कौन कौन है? पहला, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, यानी कि
हर कमेटी का एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा, और वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो एक वुमेन होगी, महिला होगी, ठीक, सीनियर लेवल पे, वहां पे जहां पे वर्क प्लेस यानी जहां पे अपराध हुआ है उस कंपनी की एक सीनियर मेंबर को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना दिया जाएगा। पहला पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सीनियर लेवल वुमेन एम्प्लॉय इज नॉट अवेलेबल, अगर वो महिला अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अदर ऑफिसेज। अगर भाई दिल्ली वाली कंपनी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है सीनियर लेवल पे, तो नोएडा की कंपनी में, नोएडा का जो ऑफिस है वहां से बुला लिया जाएगा। ठीक, बी में क्या लिखा है, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स फ्रॉम अमंगस्ट एम्प्लॉइज प्रिफरेबली कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और हैव एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क और लीगल नॉलेज। अब 2 और मेंबर्स होंगे जिनका एक्सपीरियंस होगा सोशल वर्क में, या उनको लीगल नॉलेज होगी, या वो महिलाओं के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उसके लिए काम करते हैं। ठीक, तो 2 मेंबर्स ऐसे होंगे। प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन, सॉरी इससे पहले एक और रह गया, 1 मेंबर फ्रॉम अमंगस्ट एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओ और एसोसिएशन कमिटेड टू द कॉज ऑफ वुमेन और पर्सन फैमिलियर विद द इशू रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि एक जो मेंबर होगा वो कहां से होगा, वो एनजीओ से होगा। कैसी एनजीओ, जो वुमेन से रिलेटेड काम करती है, उनके अगर कोई अपराध हुआ है तो उनकी हेल्प करना। ठीक, तो कितने मेंबर्स हो गए हमारे पास, हमारे पास हो गए टोटल 4 मेंबर्स। पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरा ये 2 मेंबर्स, और तीसरा 1 मेंबर फ्रॉम एनजीओ, तो हो गए हमारे पास 4 मेंबर्स। अब प्रोवाइडेड क्या बोलता है, प्रोवाइडेड बोलता है एटलीस्ट 1/2 ऑफ टोटल मेंबर्स सो नॉमिनेटेड शैल बी वुमेन। तो इसमें बोलता है कि जितने आप लोग बना रहे हो, यानी 4 मेंबर की आपकी कमिटी बनी, उस 4 मेंबर से कम दो मेंबर वुमेन होनी चाहिए। तो एक वुमेन तो ऑलरेडी यहाँ पर है, बाकी के यहाँ तो आप इसमें से वुमेन ले लो या किसी इसमें से एक वुमेन ले लो, यानी कि 2 तो हम कम से कम 2, कम से कम तो 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती हैं, और 2 तो कम से कम हमें चाहिए ये कमिटी में वुमेन रहें। थर्ड पॉइंट बोलता है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड एवरी मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स, यानी कि बोलते हैं जिस तारीख से आपको नॉमिनेट किया गया उस दिन से लेकर अगले 3 साल तक, हाँ ये रहा, नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स यानी 3 साल तक आपका ड्यूरेशन रहेगा, यानी आप उस कमिटी के मेंबर रहोगे। नेक्स्ट पॉइंट, द मेंबर अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग्स एनजीओ और एसोसिएशन शैल बी पेड, यानी कि वो जो एक मेंबर एनजीओ से हमने नॉमिनेट किया था ना, उसको उसकी सैलरी मिलेगी, उसकी पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे यही लिखा है, इससे ज्यादा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ में लिखा वेयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर और एनी मेंबर ऑफ इंटरनल कमिटी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 60, यहाँ पे लिखा है कि जो इस एक्ट का सेक्शन नंबर 16 है उसके अगेंस्ट जाकर अगर आप कोई काम कर रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप किसी ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो गए हो, या आपके अगेंस्ट जो इंक्वायरी चल रही है ना किसी ऑफेंस को लेकर वो अभी पेंडिंग में है, तो ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा, आप ना किसी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में गिल्टी पाए गए हो, ये हो गया तीसरा। एंड फोर्थ, आपने अपनी पोजीशन को ना अब्यूज किया है। अब्यूज कैसे कर सकते हो, आपने ना जो महिला ने कंप्लेन करी कमेटी के पास, कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या करा, जो रेस्पोंडेंट है जिसने ऑफेंस किया उससे पैसे ले लिए कि ठीक है 1 करोड़ दे दो हम तुम्हें माफ कर देंगे। तो अगर आपने इस पोजीशन का अब्यूज किया है, और भी वेज होते हैं अब्यूज करने के, मैंने जस्ट एक इलस्ट्रेशन दी है। तो यहाँ पे 4 ये कंडीशंस हैं, ठीक, इन चारों कंडीशन में अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई तो आपको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक, कैसे हटाएगा, अगर आपने सेक्शन 16 का वायोलेशन किया है, या आप कन्विक्ट हो गए हो, या इंक्वायरी पेंडिंग में है, या आपके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी आप उसमें गिल्टी पाए गए हो, या आपने अपनी पोजीशन को अब्यूज किया है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो चाहे या अन्य 3 मेंबर हो, उन आप चारों में से किसी एक को भी हटा दिया जाएगा। ये हमारा सेक्शन नंबर 4 बात करता है, और इससे ही आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आते हैं चैप्टर नंबर 3, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमिटी। अभी तो हमने पढ़ी थी इंटरनल, यानी कंपनी के अंदर ही कमिटी बनी हुई है। अब ये बात करता है लोकल कंप्लेंट्स कमिटी कि अगर ये ऐसी कमिटी है कि जहां पर इंटरनल कमिटी नहीं गठित हुई, या एम्प्लॉयर जो आपको पैसे दे रहा है, सैलरी दे रहा है, उसके अगेंस्ट ही ऑफेंस हो, यानी उस इंसान ने ही ऑफेंस कर दिया है, तो 2 कंडीशन में आप फिर लोकल कंप्लेंट कमेटी के पास जाओगे। पहली कंडीशन, अगर
एम्प्लॉयर ने ही सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है किसी अपनी फीमेल एम्प्लॉय के साथ, या फिर जो इंटरनल कमिटी गठित ही नहीं हुई, तो जब गठित नहीं हुई कंप्लेंट कहां जाएगी, फिर कंप्लेंट जाएगी लोकल कमिटी के पास। ठीक, तो इसका क्वेश्चन सेक्शन नंबर 5 बात करता है नोटिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, डीएम होता है पहली बात, फिर एडिशनल एडीएम भी होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कलेक्टर, इनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोला गया है। और इनको, और इसमें सेक्शन नंबर 5 में ये बोला गया है कि जब जब आपको इस एक्ट के तहत आपको अपनी पावर को एक्सरसाइज करनी है तो आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा या आपको सूचना दे दी जाएगी। ये सेक्शन नंबर 5 हमारा बात करता है। सेक्शन 6 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन जुरिडिक्शन ऑफ लोकल कमेटी। ये जो लोकल कमेटी हुई कौन गठित करेगा, कहां तक इसका क्षेत्र अधिकार है, इस बारे में सेक्शन नंबर 6 बात करता है। तो गठित तो भैया अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करेंगे, चाहे डीएम हो, एडीएम हो, कलेक्टर हो, डिप्टी कलेक्टर हो, ठीक, कोई भी एक ये कमेटी को गठित कर देगा जिसका नाम होगा लोकल कमेटी। अब इनका काम क्या होगा, टू रिसीव कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट्स वेयर इंटरनल कमिटी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड ड्यू टू दी having less than 10 workers or if complaint is against the employer himself। देखिए ये जो लोकल कमेटी है ना, इस लोकल कमेटी के पास तभी कंप्लेंट आएगी अगर जो इंटरनल कमेटी थी वो गठित नहीं हो पाई। किस कारण से, क्योंकि उस कंपनी में 10 से कम मेंबर्स थे, यानी 10 से कम एम्प्लॉइज थे, इस वजह से इंटरनल कमेटी गठित नहीं हुई। और अगर इंटरनल कमेटी गठित नहीं होगी तो फिर कंप्लेंट हम कहाँ कर सकते हैं, तो हम करेंगे लोकल कमेटी के पास। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर जो एम्प्लॉयर है यानी जो आपको सैलरी दे रहा है वो आपके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, तो आप फिर इंटरनल कमेटी में नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इंटरनल कमेटी कौन बनाता है, एम्प्लॉयर। नॉमिनेट कौन करता है उस कमेटी के मेंबर्स को, एम्प्लॉयर। तो अगर इसके अगेंस्ट ही आप उस कमेटी में कंप्लेंट कर रहे हो तो ऑब्वियस है ना कि इसको कुछ पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो नेचुरल जस्टिस के हिसाब से हम यहां नहीं जाकर फिर लोकल कमेटी के पास जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अपना क्लॉज 1 भी इस बारे में बात करता है। क्लॉज 2 बात करता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर शैल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर इन एवरी ब्लॉक, यानी कि इन एवरी ब्लॉक, तालुका, तहसील, इन रूरल एंड वार्ड, म्यूनिसिपैलिटी इन अर्बन एरिया टू रिसीव कंप्लेंट्स एंड फॉरवर्ड द सेम टू द कंसर्न लोकल कमिटी विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कंप्लेंट लोकल कमिटी के पास कैसे आएगी, डायरेक्ट नहीं आएगी। जो महिला कंप्लेंट करेगी वो एक नोडल ऑफिसर को करेगी, जिसको अपॉइंट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ठीक, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे उस डिस्ट्रिक्ट को, और उस ऑफिसर को बोला जाएगा नोडल ऑफिसर। उस नोडल ऑफिसर का क्या काम होगा कि उसके पास जो कंप्लेंट आएगी वो कंप्लेंट लेकर जाएगा लोकल कमेटी के पास। कितने दिन के अंदर अंदर, 7 दिन के अंदर। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है ये 7 डेज, 8 डेज, 10 डेज, 12 डेज। तो याद रखना 7 दिन के अंदर, यानी 1 हफ्ते के अंदर नोडल ऑफिसर लेकर जाएगा लोकल कमेटी के पास कंप्लेंट की, मेरे पास ये कंप्लेंट आई है। ठीक, अब ये कमेटी का जुरिडिक्शन कितना है, तो जुरिडिक्शन उतना ही है जितना एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुरिडिक्शन को स्पेसिफाई किया गया है, उतना ही जुरिडिक्शन है। अब सेक्शन नंबर 7 की बात करते हैं कि लोकल कमेटी में कितने मेंबर्स होंगे, कौन उसको अपॉइंट करेगा, क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्लॉज 1 में लिखा है दी लोकल कमिटी शैल कंसिस्ट फॉलोइंग मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। यहाँ पे कौन नॉमिनेट कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। और इंटरनल में कौन नॉमिनेट करता था, एम्प्लॉयर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। तो याद रखना लोकल में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अब नॉमिनेट करते हैं। किसको करेंगे, पहला चेयरपर्सन। कहां से करेंगे, एमिनेंट वुमेन इन द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। ठीक है, जो हमारी चेयरपर्सन होंगी वो भी एक महिला होंगी। किस कार्य से रिलेटेड, कि वो सोशल वर्क करती हैं या वुमेन के अगेंस्ट जो अपराध होते हैं उसके अगेंस्ट वो काम करती हैं। वो एक रेपुटेटेड वुमेन होनी चाहिए जो चेयरपर्सन कहलाई जाएगी, राइट। दूसरा, वन मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग्स द वुमेन वर्किंग इन ब्लॉक, तालुका, तहसील, वार्ड और कम्युनिटी। यानी कि अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हो तो उस रूरल एरिया की म्यूनिसिपैलिटी या वार्ड के एरिया से, अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हो तो म्यूनिसिपैलिटी या वार्ड वाले एरिया में से, अगर आप रूरल एरिया यानी गांव में रह रहे हो तो उस ब्लॉक, तालुक या तहसील में से किसी एक महिला को आप मेंबर बना दोगे। ठीक है। थर्ड बोलता है 2 मेंबर्स ऑफ होम एटलीस्ट 1 शैल बी वुमेन, यानी कि इन 2 महिला में से कम एक तो महिला, इन 2 मेंबर्स में से कम एक महिला होनी चाहिए
जिसको नॉमिनेट किया जाएगा कहां से, एनजीओ से। अब जो हमारी इंटरनल वाली कमिटी थी वहां से हम एनजीओ से कितने मेंबर अपॉइंट कर रहे थे, नॉमिनेट कर रहे थे, एक। बट लोकल में से हम एनजीओ में से 2 करेंगे और उस 2 में से कम एक महिला होनी चाहिए। ठीक, उनका क्या काम होना चाहिए, मतलब एनजीओ में से हम अपॉइंट कर लें, किस महिला को करेंगे, किस पर्सन को करेंगे, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड काम करते हो, उनके अगेंस्ट जाकर कि किसी महिला के अगेंस्ट अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट आई तो वो उससे रिलेटेड लुकआउट करते हैं, तो हम उन मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं किन किन को अपॉइंट करेंगे। पहला चेयरपर्सन, जो कि खुद महिला होनी चाहिए। फिर 2 मेंबर्स एनजीओ से, तो कितने हो गए, 3, एंड 1 मेंबर हमारे वो रूरल या अर्बन एरिया से, तो यहाँ पे भी टोटल 4 मेंबर्स हो गए। बट 1 मेंबर्स हो रहे हैं, हाँ 4 नहीं, यहाँ पे 5 मेंबर्स होंगे। 5 मेंबर कहाँ लिखा है, यहाँ पर द कंसर्न ऑफिसर डीलिंग विद सोशल वेलफेयर और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि कोई अगर एक ऐसा व्यक्ति है जो काम करता है सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, समाज के हित के लिए कोई काम करता है, या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, महिला और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए कोई काम करता है, तो उसको भी मेंबर बनाया जाएगा और वो मेंबर एक्स ऑफिशियो होगा। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है, यहां से पूछ सकते हैं कि जो आपकी लोकल कमेटी बनेगी उसमें एक्स ऑफिशियो कौन होगा, सोशल वर्कर को मान जाएगा, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट को, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, तो बोथ ऑफ द अबव, चाहे वो सोशल वर्क करता हो चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट करता हो, तो हम उसको एक्स ऑफिशियो मेंबर बना देंगे लोकल कमेटी का, राइट। इसमें प्रोवाइडेड एक बार देख लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट एटलीस्ट वन ऑफ द नॉमिनीज शुड हैव ए बैकग्राउंड इन लॉ एंड लीगल, तो इसमें ये बोला गया जो ये 5 मेंबर्स होंगे इनमें से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जो लॉ से रिलेटेड हो, एलएलबी कर रखी हो या उसको लीगल नॉलेज हो। ठीक, प्रोवाइडेड फर्दर इसमें यह भी बोला गया कम से कम एक नॉमिनी, जो 4-5 मेंबर्स अपॉइंट हुए उनमें से कम एक मेंबर या तो एससी कैटेगरी का हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस या एससी का हो। ठीक, यानी कि एससी एसटी ओबीसी में से भी हमको एक व्यक्ति अपॉइंट या नॉमिनेट करना है। सेकंड बोलता है चेयरपर्सन एंड एवरी मेंबर ऑफ लोकल कमिटी शैल होल्ड ऑफिस नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। यहाँ पे भी वही बात करेंगे टेन्योर की जो कमेटी हम गठित करेंगे इसका कितना टाइम पीरियड होगा, तो ये 3 साल तक के लिए जिस तारीख से इनको अपॉइंट किया जाएगा। थर्ड पॉइंट, वेयर चेयरपर्सन और एनी मेंबर ऑफ लोकल कमिटी कॉन्ट्रोविंस, यहाँ पे भी वही बात करी गई है कि अगर आपने सेक्शन नंबर 16 को कॉन्ट्रोविन कर दिया, उसके अगेंस्ट जाके कोई काम कर दिया, या आपके अगेंस्ट जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें आप गिल्टी पाए गए हो, या आपने जो कोई ऑफेंस किया उसमें कन्विक्ट हो गए हो, या आपके अगेंस्ट इंक्वायरी जो थी वो अभी भी पेंडिंग चल रही है, तो आपको अपनी पोस्ट से हटा दिया जाएगा। सेम था जो हमने पिछले पढ़ा था। फोर्थ है चेयरपर्सन मेंबर ऑफ लोकल कमिटी अदर देन मेंबर्स नॉमिनेटेड अंडर क्लॉज बी एंड डी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी एंटाइटल्ड टू फीस एंड अलाउंसेस। ठीक, यहाँ पे यानी कि हमने पीछे जो पढ़ा था एनजीओ का जो मेंबर था उसको भी सैलरी दी जा रही थी, यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं कि जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर एनजीओ के थ्रू अपॉइंट हुआ है उनको भी हम फीस या अलाउंसेस सैलरी देंगे। ठीक, सेक्शन नंबर 8 बात करता है ग्रांट्स एंड ऑडिट। अब ये जो सैलरी दे रहे हैं हम, खर्चा हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सेक्शन इस बारे में बात करता है। तो यहाँ पे क्लॉज 1 में बोला गया द सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर ड्यू अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ इन दिस बिहाफ मेक्स टू द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स ऑफ such sum as money as the central government may thinks fit for being utilized for payment of fees and allowances। यानी कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देगी कि आपको जो हम इतने अमाउंट देते हैं, लेट्स सपोज 1 करोड़ 2 करोड़ या 25 लाख 30 लाख जो भी XYZ अमाउंट है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अमाउंट देगी, आप इस अमाउंट को यूज करिए जो आपने कमेटी बनाई है उसके लिए, राइट। सेकंड क्लॉज बोलता है अपना द स्टेट गवर्नमेंट में The state government may set up an agency and transfer the grants made under subsection 1 to that agency। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देगी, अब वो पैसे स्टेट कैसे आगे ट्रांसफर होंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, एजेंसी को कॉन्स्टिट्यूट करेगी। ठीक, एक एजेंसी बनाएगी, अब वो पैसे एजेंसी को दे देगी। ठीक, अब एजेंसी क्या करेगी, एजेंसी फिर वो कमिटी में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। थर्ड में लिखा है एजेंसी शैल पे टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। अब जो एजेंसी के पास वो पैसे आए हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को दे दिए जाएंगे और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फिर
कितने पैसे कहाँ इन्वेस्ट होने हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा। फोर्थ में लिखा है दी अकाउंट्स ऑफ द एजेंसी रेफर टू इन सबसेक्शन 2 शैल बी मेंटेन एंड ऑडिटेड इन कंसल्टेशन विद द अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट। यानी कि जो एजेंसी गठित हुई थी उस एजेंसी का अकाउंट मेंटेन करना, उसमें कैसे ऑडिट होना है, वो सब होगा अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट की कंसल्टेशन के साथ। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो आज की क्लास से हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 पूरा कर दिया है, यानी कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 8 तक। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज अपना ओपिनियन एज अ कमेंट जरूर करिएगा। एक बार पता चल जाए कि हाँ आपको अगर अच्छी लगी है, तो ऐसे ही मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे जो आरजेएस में आने वाले हैं उन पे वीडियोस लेकर आऊंगा। क्यों? क्योंकि एक कमेंट ही है जिसके माध्यम से पता चल सकता है कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही। तो क्लास खत्म होने के बाद प्लीज एक बार कमेंट करिएगा कि मेरे को ये सीरीज आगे स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको कोई फीडबैक हो कि बाय मिस्टेक में ये गलतियां कर रहा हूं, तो वो भी अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।